गुड इवनिंग दोस्तों, स्किल हब में आपका पुनः स्वागत है। और इतिहास के तीसरे वीडियो लेकर हम आप हाजिर हैं और देखते हैं आज के इतिहास के वीडियो में हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य में या गुप्त काल में क्या क्या हुई है। गुप्त काल के दो वीडियो में गुप्त काल समाप्त हो जाएंगे। आज ये पहला वीडियो है गुप्त काल का। इसके बाद एक प्रशासनिक और कला के क्षेत्र में क्या क्या गुप्त काल में हुआ है इनको हम देखेंगे। इसके पहले हमने मगध का उत्कर्ष को देखा था जिसमें हर्यक वंश थे। हर्यक वंश के बाद कई वंश आए, नंद वंश आए, कन वंश आए, जैसे ब्राह्मण वंश आए। ब्राह्मण वंश में ही आपने देखा शुंग वंश, कन वंश, सातवाहन वंश, इसको हमने देखा। शिशुनाग वंश आए हर्यक वंश के बाद। कई तरह के साम्राज्यों का क्रम चला जिसको हमने देखा है। और आज हम देखते हैं मौर्योत्तर काल को। कल देखा था, पिछले वीडियो में हमने मौर्योत्तर काल को देखा था जिसमें कि विदेशियों से आने वाले कर्म को देखा था। सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले यूनानी बैक्टीरियाई आए, इसके बाद शक आए, पहलव आए, कुषाण आए। और आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में देखते हैं। चलिए तो आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य के बारे में देखते हैं। तो बिहार एक परिचय में आज हम बिहार का इतिहास का तीसरा वीडियो लेकर हाजिर हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा कंटेंट डिलीवर किया गया है जिसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आपको आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में मदद मिलेगी। तो गुप्त साम्राज्य का कुछ परिचय है दोस्तों। ये 4 से 6 यानी 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक गुप्त का साम्राज्य को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य के बारे में जो जानकारी मिली है वो कहाँ से मिली है? इसके कुछ स्रोत हैं जिसको साहित्यक स्रोत भी कहते हैं। साहित्यक स्रोत हैं, लेख हैं, मुद्रा है, यात्रा वृत्तांत है, कई तरह के। अर्थात कहने का अर्थ है कि गुप्त साम्राज्य के बारे में जो हमको जानकारी मिली है, गुप्त साम्राज्य के बारे में जो हमको जानकारी मिली है, कहाँ से मिला है, इसके क्या क्या स्रोत हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो साहित्यक स्रोत, लेख, मुद्रा, यात्रा वृत्तांत। साहित्यक स्रोत में सबसे पहले हम देखते हैं देवी चंद्रगुप्तम, एक काव्य रचना है। मुद्राक्षस, कामसूत्र जो कालिदास की रचना है, इसमें गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया गया है। लेख के माध्यम से ही गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया गया है। जो लेख है प्रयाग प्रशस्ति लेख, दूसरा एरन अभिलेख, और कुछ है ताम्रपत्र और मोहरों से भी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति लेख के बारे में बता दें दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति लेख हरिसेन के द्वारा लिखा गया है और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। एक बार पुनः मैं बता दूं, प्रयाग प्रशस्ति लेख हरिसेन के द्वारा लिखा गया और हरिसेन समुद्रगुप्त जो गुप्त साम्राज्य के एक महान शासक हुए थे जिन्होंने अपने दम पर राज्यों का काफ़ी विस्तार किया था, उनके यहाँ ही समुद्रगुप्त के यहाँ ही दरबारी कवि थे। कौन? हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। दूसरा है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख दोस्तों, एरन अभिलेख के बारे में भी कुछ जानकारी बता देते हैं। हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। एरन अभिलेख स्कंदगुप्त के, भानुगुप्त के समय आया था। सॉरी दोस्तों, भानुगुप्त के समय एरन अभिलेख पर चर्चा हुई थी। कहा जाता है कि भानुगुप्त के समय में ही एरन अभिलेख की चर्चा हुई थी। एरन अभिलेख आया था जिसमें पहली बार सती होने का, किसी महिला का सती होने का पहला प्रमाण एरन अभिलेख से ही मिलता है। तो कुछ अभिलेख है ताम्रपत्र और मोहर। मुद्रा भी है। मुद्रा से भी गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्रा में कुछ सिक्के हैं, सोने के सिक्के, जो सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए थे। सोने के सिक्के के बारे में हम बता देना चाहते हैं कि हिंद यूनानियों ने, जो बैक्टीरियाई शासक है, उन्होंने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। हिंद यूनानियों ने, बैक्टीरियाई जो हम विदेश से आने वाले जो प्रथम कर्म था हिंद यूनानी बैक्टीरियाई, जो पिछले वीडियो में हमने बता दिया है, उन्होंने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। और
कुछ सिक्के इसके बाद कुषाण वंश के शासनकाल में भी सोने के सिक्के चले थे। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासनकाल में चलाए गए थे, परंतु सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए थे। चलिए हम देखते हैं गुप्त काल की जानकारी यात्रा वृत्तांत से मिलती है। यात्रा विवरण में फहियान है, हुएनसांग है। फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इन्होंने अपने यात्रा के बारे में फोकीकी में लिखा है। दोस्तों, फहियान के यात्रा वृत्तांत का नाम है फोकीकी। इन्होंने फोकीकी की रचना की, जिसमें भारत आने के क्रम के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कई तरह के वर्णन इन्होंने फोकीकी में किया है। और दूसरा हुएनसांग थे। हुएनसांग चीनी बौद्ध यात्री थे, वो हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। तो एक बार हम पुनः देख लेते हैं बिहार के इतिहास में गुप्त साम्राज्य को आज हम देख रहे हैं, जिसका परिचय है 4वीं से 6वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य का शासन माना जाता है। इसके कुछ साहित्यिक स्रोत हैं, जैसे कालिदास की रचना देवी चंद्रगुप्तम, मुद्राक्षस, कामसूत्र। लेख हैं जैसे प्रयाग प्रशस्ति लेख, एरन अभिलेख, ताम्रपत्र एवं मुहरों। मुद्रा में है सिक्के, जो सोने के सिक्के, सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए थे। दोस्तों, एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि सोने के सिक्के चलाने के पीछे क्या कारण थे। सोने के सिक्के बहुत ही महंगा होता था और सोने के सिक्के चलाने का अर्थ ये होता था, जैसा देखा जा रहा था, जिस तरह के हमने जानकारियां ली किताबों के माध्यम से, और कई तरह की किताब में बहुत सी बातें होती है, लिखी रहती है, लेकिन जो मुख्य रूप से बहुत सी किताबें हैं जिनको इतिहास में देखा गया है, उसमें सर्वप्रथम जो देखा गया है उसमें सोने के सिक्के चलाने के पीछे आर्थिक कारण को भी देखा जाता था। यदि जो राज्य जिनका साम्राज्य संपन्न होता था, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होती थी, सुदृढ़ होती थी, सोने के सिक्के से ही पता चलता था। जिस तरह से उनके शासन को, उनके कर्ण को कमजोर होता गया, सोने के सिक्के चलाने धीरे धीरे सोने का सिक्का बंद हो गया। तो दोस्तों, हम सोने के सिक्के, जैसे कि सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए थे। यात्रा वृत्तांत में क्या है, फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे, हुएनसांग हर्षवर्धन के समय आए थे। यात्रा का विवरण, फहियान के यात्रा का विवरण फोकीकी में है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ प्रमुख शासक को देखते हैं। प्रमुख शासक को देखते हैं तो प्रमुख शासक में गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। प्रमुख शासक में संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है, जो 240 से 280 ईस्वी तक है। दूसरा शासक घटोत्कच हुआ, जो 280 से 319 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक रहा। श्री गुप्त और घटोत्कच, जैसा कि बहुत से किताब में आपने देखा होगा कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया है। दोस्तों, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को ही माना गया है, परंतु यदि संस्थापक की बात करें तो हम श्री गुप्त को ही देखेंगे। और उनका दूसरा शासक घटोत्कच हुआ, जो 280 से 319 ईस्वी तक मगध साम्राज्य पर गुप्त वंश के शासक रहा। घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की। घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की। और दूसरी बात, श्री गुप्त और घटोत्कच के बारे में हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति लेख में मिलता है। अर्थात प्रमुख शासक श्री गुप्त और घटोत्कच गुप्त साम्राज्य के शासक थे, संस्थापक थे। इसके बारे में जो वर्णन है वो हरिसेन के द्वारा जो लिखा गया है। हमने हरिसेन के बारे में जो अभी बताया कि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा था। उसी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में श्री गुप्त और घटोत्कच के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए इसके बाद हम अगले क्रम को देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम के
घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्री गुप्त और घटोत्कच के बारे में हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति लेख में मिलता है। अभी जैसा कि हमने आपको बताया था कि घटोत्कच और श्री गुप्त के बारे में जानकारी जो हमें मिलती है वो प्रयाग प्रशस्ति लेख से मिलता है, जिसको हरिसेन ने लिखा है। और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं। तो अगला देखते हैं हम चंद्रगुप्त का कर्म। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक रहा, जिसमें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त संवत 319 ईस्वी में चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था 319 ईस्वी में। संवत के बारे में दोस्तों हम सबसे पहले बता देते हैं कि उज्जैन के एक राजा थे। जब वो शकों पर आक्रमण किया था और शकों को पराजित किया था, तो उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उन्होंने एक विक्रम संवत चलाया था 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में नहीं दोस्तों, 58 ईस्वी में। इसके बाद एक संवत और आया था जिसको हम राष्ट्र कैलेंडर के रूप में जानते हैं। 78 ईस्वी में चलाया गया था शक संवत। शक संवत कुषाण के एक राजा थे, उन्होंने ही शक संवत को चलाया था। तो दोस्तों इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि एक और संवत है गुप्त संवत, जो 319 ईस्वी में चलाया गया है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। वैवाहिक संबंध कर राज्य का विस्तार किया है। वैवाहिक संबंध कर राज्य का विस्तार कर चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया है। सर्वप्रथम हमने आपको बताया था कि बिंबिसार ने भी राज्यों का विस्तार वैवाहिक संबंध कर ही बढ़ाया था। जैसे उन्होंने क्षेमा से शादी की थी, महकौशला से शादी की थी जो प्रसेनजीत की बहन थी। तो इस तरह के राज्य विस्तार उन्होंने वैवाहिक संबंध को बढ़ाकर किया था, और यही यहाँ देखने को मिलता है। वो मौर्य काल था और यहाँ गुप्त काल में भी देखने को मिलता है कि वैवाहिक संबंध कर राज्य का विस्तार किया था। और इसी क्रम में लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। इसके बाद आता है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 से 375 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक रहा। विशाल साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया। समुद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य का विस्तार किया। इसी के पराक्रम को देखकर विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। जैसा कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई तरह के कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है और पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को। हरिसेन दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। प्रयाग प्रशस्ति लेख हरिसेन ने ही लिखा था। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था प्रयाग प्रशस्ति लेख से भी पता चलता है गुप्त साम्राज्य की जानकारी। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख हरिसेन ने लिखा था, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। एरन अभिलेख किसने लिखा था? एरन अभिलेख भानुगुप्त ने लिखा था। और ये अंतिम विष्णुगुप्त जो अंतिम शासक थे, इसके पूर्व शासक बना था भानुगुप्त ने ही एक एरन अभिलेख लिखा था, जिसमें किसी भी महिला का सती होने का प्रमाण मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं को तथा दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को सर्वप्रथम अशोक ने बनवाया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को सर्वप्रथम अशोक ने बनवाया था और कौशाम्बी में स्थापित किया था। बाद में अकबर ने प्रयाग में स्थापित कराया। प्रयाग प्रशस्ति लेख, जैसा कि दोस्तों अभी हमने बताया कि प्रयाग प्रशस्ति लेख को सर्वप्रथम अशोक ने बनवाया था। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति लेख जो हरिसेन ने लिखा था, ये सर्वप्रथम किसने स्थापित करवाया था? तो ये सर्वप्रथम अशोक ने स्थापित करवाया था। और कहाँ करवाया था? तो कौशाम्बी में करवाया था। परंतु बाद में
जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाद में अकबर ने प्रयाग प्रशस्ति अकबर ने प्रयाग में स्थापित करवाया। सर्वप्रथम अशोक ने कौशाम्बी में स्थापित कराया था, बाद में अकबर ने प्रयाग में स्थापित कराया। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात कई बार सवाल में क्वेश्चन पूछा गया है कि कविराज की उपाधि, गुप्त वंश में कविराज की उपाधि से किसे जाना जाता है, तो हम समुद्रगुप्त को देखते हैं। तो चलिए एक बार दोस्तों हम समुद्रगुप्त को देख लेते हैं। समुद्रगुप्त का शासन 335 से 375 ईस्वी तक रहा, विशाल साम्राज्य का विस्तार किया। विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्ति लेख के लेखक थे, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और प्रयाग प्रशस्ति लेख से ही गुप्त साम्राज्य के बारे में भी जानकारी मिलती है और श्रीगुप्त और घटोत्कच का साम्राज्य होने का प्रमाण मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं को और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को सर्वप्रथम अशोक ने बनवाया था और कौशाम्बी में स्थापित किया था, बाद में अकबर ने प्रयाग में स्थापित कराया। समुद्रगुप्त को कवि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम जो वास्तविक शासक हुआ गुप्त वंश का, समुद्रगुप्त आए, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शकों को पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शकों को पराजित किया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसके बाद उन्होंने चांदी के कई सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही 2 राजधानी विकसित किया था। दोस्तों हम कुछ बता देना चाहते हैं, जैसे चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए गुप्त साम्राज्य में, परंतु सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त साम्राज्य में ही चलाए गए, जबकि शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासन काल में चलाए गए। प्रथम सोने के सिक्के यूनानियों यानी बैक्टीरियाई के द्वारा चलाए गए। तो हम आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 राजधानी विकसित किया था। जैसा कि आपको पता है मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र तो हमारा राजधानी है ही, परंतु इन्होंने एक और राजधानी विकसित किया, उज्जैन, और उज्जैन में ही इन्होंने नवरत्न रहते थे, यानी उज्जैन के दरबार में ही नवरत्न रहते थे। दूसरा देखते हैं दोस्तों कि फय्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। फय्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही भारत आया था और भारत में उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो यात्रा उन्होंने की, इसका वर्णन उन्होंने पहले भी हमने आपको बताया है कि फोक की में की है। फय्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था और उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण फोक की में की है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। तो एक बार हम पुनः चंद्रगुप्त द्वितीय को देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शकों को पराजित किया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चांदी के कई सिक्के चलवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही 2 राजधानी विकसित किया, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा उज्जैन। उज्जैन के दरबार में 9 रत्न रहते थे। फय्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आए थे। कालिदास जो बहुत बड़े कवि थे, जिन्होंने देवी चंद्रम, मुद्राक्षस, कामसूत्र की रचना की थी, जिससे गुप्त साम्राज्य की जानकारी का पता चलता है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। कुमारगुप्त, इसके अगले शासक को हम देखते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक रहा। कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक रहा। जैसा कि माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसमें बौद्ध भिक्षुक, जैसा कि आपको इतिहास से पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में कई बौद्ध भिक्षुक आए थे और माना जाता था कि यहाँ बौद्धों की संख्या काफ़ी थी और उनके उन विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था।
कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी तक यहाँ का शासक रहा। और जबकि कुमारगुप्त वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग थे, वैष्णव धर्म में उनकी आस्था थी, फिर भी उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया, जहाँ से बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक आए। हुनों का पहला आक्रमण कुमारगुप्त के शासनकाल में ही माना जाता है। हुनों का पहला आक्रमण, एक जनजाति हुआ करता था हुन, उनका आक्रमण मध्य एशिया से ही हुआ था। उनका आक्रमण सर्वप्रथम कुमारगुप्त के शासनकाल में ही माना जाता है। इसके बाद दोस्तों हमने देखा स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक रहा। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक रहा और हुनों को स्कंदगुप्त ने ही पराजित किया। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त थे, उन्होंने ही हुनों को पराजित किया। कुमारगुप्त ने ही स्कंदगुप्त को हुनों को पराजित करने के लिए भेजा था और पूरी तरह हुनों को पराजित करने का श्रेय स्कंदगुप्त को जाता है, जिनका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक रहा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, स्कंदगुप्त सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? तो स्कंदगुप्त ने करवाया। तो सुदर्शन झील के बारे में एक बार हम पुनः दोस्तों देखते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और इसके बाद सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने करवाया था, जो शक शासक थे। इसके बाद एक बार पुनः हम देखते हैं कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? तो स्कंदगुप्त ने करवाया, जो गुप्त काल के शासक थे। जैसा कि माना जाता है कि 467 ईस्वी के बाद गुप्त साम्राज्य काफी कमजोर होता चला गया और कई छोटे छोटे राजा बने, कई छोटे छोटे शासक बने और इतनी कमजोर हो गई कि उनकी छवि धूमिल हो गई। जैसे कि स्कंदगुप्त के बाद 455 से 467 के बाद पुरुगुप्त आए, कुमारगुप्त द्वितीय आए और बुद्धगुप्त आए, परंतु अंतिम शासक इसके बाद एक और शासक आए जो भानुगुप्त हुए। भानुगुप्त के बारे में दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि भानुगुप्त ने ही एरन अभिलेख लिखा था, जिससे सती होने का प्रथम प्रमाण मिलता है एरन अभिलेख से। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमने जगह तो नहीं दिया है परंतु इनको बता दिया कि एरन अभिलेख से हमें क्या मिलता है। तो एरन अभिलेख से प्रथम किसी महिला का सती होने का प्रमाण मिलता है, जो भानुगुप्त ने ही के समय में ही लिखा गया था। तो गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुए। गुप्त वंश के अंतिम शासक 543 ईस्वी में विष्णुगुप्त गुप्त वंश का शासक बना और 550 ईस्वी में जब विष्णुगुप्त की मृत्यु हो गई तो गुप्त वंश का अंत हो गया। तो कहा जाता है कि अंतिम शासक गुप्त वंश का कौन हुआ? तो विष्णुगुप्त हुआ। तो एक बार हम पुनः देख लेते हैं दोस्तों कि प्रथम शासक गुप्त वंश का प्रथम शासक यानी संस्थापक श्रीगुप्त हुए। पराक्रमी शासक वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हुए। राज्य विस्तार विशालतम शासक समुद्रगुप्त हुए। अधिकतम क्वेश्चन अधिकतर प्रश्न समुद्रगुप्त से ही लिया जाता है, परंतु भानुगुप्त से जो हमने एरन अभिलेख के बारे में बताया वहां से भी एक प्रश्न जरूर लिया जाता है और अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का एक और वीडियो आने वाला है और गुप्त साम्राज्य समाप्ति की ओर होगा, जिसमें हम प्रशासनिक को देखेंगे और कला को देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य में कला के क्षेत्र में क्या हुआ है और प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने कैसे शासन को संभाला, कैसे सत्ता को संभाला। तो दोस्तों एक बार हम पुनः याद दिलाना चाहते हैं कि यदि आप इसके पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखें और आप YouTube पर स्किल हब ऑनलाइन क्लास पर जाएं, लाइक करें, सर्च करें और डिस्क्रिप्शन में उनके इसके पहले के वीडियो को लिंक दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं।
तो आज के क्लास को यहीं हम समाप्त करते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना, इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें, नोट कर लें, ताकि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। धन्यवाद।